नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव और मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बता दें कि युवा उद्यमी विकास अभियान पर समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो देखिए, एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अधिकारियों के साथ अहम बैठक उन्होंने की और युवा उद्यमी विकास अभियान पर समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश इस बैठक में दिए हैं। तो एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, जहां लखनऊ में अधिकारियों के साथ उन्होंने एक अहम बैठक की जिसमें युवा उद्यमी विकास अभियान पर इस दौरान समीक्षा की गई और सीएम ने इसी के चलते अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की और योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर मोक्षदायिनी गंगा पुस्तक भेंट की। राजभवन में आयोजित रात्रि भोज में सभी दलों के विधायकों ने भाग लिया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में विकास कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने और किसानों को अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीके संतोष की रचित पुस्तक मोक्षदायिनी गंगा भेंट की। तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन में एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया। भगवंत नगर विधानसभा के विधायक आशुतोष शुक्ला भी इसमें शामिल हुए। विधायकों ने एक दूसरे से मिलकर चर्चा की। सीएम योगी लगातार प्रदेश की विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, जिससे योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। वहीं राज्यपाल द्वारा आयोजित रात्रि भोज विधायकों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने का एक सफल प्रयास रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखिए, एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ जो बैठक की, वो बैठक के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवा उद्यमी विकास अभियान पर ये समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला किया है। अखिलेश यादव हमारे सलाहकार नहीं है, प्रदेश हित में सरकार काम कर रही है, संत सेवा में गंगा घाटों का निर्माण हो रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला किया है। अखिलेश यादव हमारे सलाहकार नहीं है, प्रदेश हित में सरकार काम कर रही है कहा और संत सेवा में गंगा घाटों का निर्माण हो रहा है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला किया है और अखिलेश यादव हमारे सलाहकार नहीं है, ये कहा। साथ ही प्रदेश हित में सरकार काम कर रही है और कहा कि संत सेवा में गंगा घाटों का निर्माण हो रहा है। सरकार जो करना है वो अच्छे से कर रही है। प्रदेश के हित में, देश के हित में, श्रद्धालुओं की सेवा की दृष्टि से, संतों की सेवा की दृष्टि से, गंगा जी के घाटों के निर्माण की दृष्टि से, प्रयागराज हो, चाहे काशी हो, चाहे चित्रकूट हो और चाहे अयोध्या जी हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे विंध्याचल धाम हो, चाहे मथुरा वृंदावन हो, हम सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास इस तरह से करना चाहते हैं कि चाहे जितनी बड़ी संख्या में भक्त लोग आवे, उनको कोई असुविधा न हो। और देखिए, सीएम के सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नियुक्ति विभाग ने आदेश ये जारी किया है। 1 साल के लिए अवनीश अवस्थी का एक बार फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये तीसरी बार है जब उनका कार्यकाल का विस्तार हुआ है। 8 फरवरी 2026 तक वो सीएम के सलाहकार बने रहेंगे। तो सीएम के सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया गया है। बता दें कि नियुक्ति विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि 1 साल के लिए अवनीश अवस्थी ही जो है वो मुख्यमंत्री के
सलाहकार रहेंगे। ये तीसरी बार है जब कार्यकाल का विस्तार उनका किया गया है। बता दें कि 8 फरवरी 2026 तक वो सीएम के सलाहकार बने रहेंगे। और देखिए, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से गोवा के लिए पहली फ्लाइट टेक ऑफ हुई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजारापू में हिंडन सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट पर गोवा जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू हो चुकी है। 1 मार्च से बेंगलुरु, कोलकाता और गोवा के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो चुकी है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने गोवा जाने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए 3 शहरों के लिए नई उड़ानों के बारे में बताते हैं। के लिए सांसद जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अतुल गर्ग जी, जो कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे थे ये एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। मुझे सांसद में भी बहुत बार पार्लियामेंट में भी मिल चुके हैं, काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस दे चुके हैं कि यहाँ से इतना बढ़िया लोकेशन एनसीआर के बगल में ही है और इतना पॉपुलेशन कैचमेंट एरिया है हिंडन एयरपोर्ट का। और उसी सोच के साथ हमने भी उड़ान स्कीम के तहत ये इतना अच्छा टर्मिनल बिल्डिंग एयरफोर्स के सपोर्ट में बनाया है। पर पिछले 5 साल में ज़्यादा कनेक्टिविटी दे नहीं पाए, छोटे छोटे शहरों के लिए दिए हैं। पर आज एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक अच्छा निर्णय लिया, यहाँ से बड़े बड़े शहर कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, गोवा और जम्मू, तो देश के सारे कोने में आज कनेक्ट हुआ है हिंडन एयरपोर्ट। तो एक प्रमोशन भी मिला है और यहाँ लोगों भी बहुत खुशी है, उत्साह है। तो हमें नजर आता है कि कितना कैपेसिटी यहाँ से एक पोटेंशियल है। तो आगे जाते हुए भी यहाँ पे लोकल डिमांड जो है कि और उत्तर प्रदेश के इंटर लोकेशंस जैसे लखनऊ हो या प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, वहाँ पे भी लोगों को यहाँ से जाने का बहुत उत्साह है। तो उसका कनेक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से जरूर हम भी कोशिश करेंगे। ऐसा एक गलतफहमी के कारण ये शुरू नहीं हो पा रही थी, ये शुरू तो पहले ही हो जानी चाहिए थी और पहले ही इसका एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका था। लेकिन मंत्री जी ने इसमें इनिशिएटिव लेकर के इसे चालू करा दिया और उन्होंने आज आपके सामने कहा भी है कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा भी गाजियाबाद से लंदन तक की फ्लाइट हिंडन से जाएंगी, ऐसा भी उनका सपना है। लेकिन फिलहाल यूपी के अंदर जितने भी डेस्टिनेशन है वो यहाँ से जल्दी कवर कराएंगे, ऐसा उनका प्रयास है। सबसे पहले बात करते हैं गोवा फ्लाइट की। हिंडन से सुबह 10:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 1:15 बजे गोवा पहुंचेगी। 2 बजे रवाना होगी और शाम 4:40 तक हिंडन पहुंचेगी। वही बात अगर करें बेंगलुरु फ्लाइट की, तो बेंगलुरु से दोपहर 12:40 पर रवाना होगी और दोपहर 3:15 बजे हिंडन पहुंचेगी। हिंडन से शाम 3:45 पर रवाना होगी और शाम 6:32 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। वही अगर बात करें कोलकाता फ्लाइट की, तो कोलकाता से सुबह 7:10 पर रवाना होगी और सुबह 9:30 बजे हिंडन पहुंचेगी। हिंडन से शाम 5:20 पर रवाना होगी और शाम 7:40 पर कोलकाता पहुंचेगी। को जो आज माननीय मंत्री जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने इनॉग्रेट करके अभी गोवा का जो फ्लाइट है आज उसको इनॉग्रेट किया, जो कि फुल फ्लाइट गई है हमारी। प्लस ये आज कोलकाता से सुबह फ्लाइट आई है और अभी इनॉग्रेशन के बाद ये गोवा गई है। तो आने वाले जो पैसेंजर थे वो लगभग हमारे यहाँ पे 175 के आसपास अभी आए हैं और जो जाने वाले पैसेंजर है वो भी लगभग इतने, तो 180 के आसपास की फ़्लाइट की जो वो है कैपेसिटी है वो फुल है अभी एज ऑन डेट। और जो फ्यूचर में अभी गाज़ियाबाद को अन्य शहरों से भी जोड़ा जाएगा, तो कल से हमारे बेंगलोर की भी फ़्लाइट शुरू होगी। उसके बाद आने वाले टाइम में हमारा जो जम्मू, चेन्नई, बॉम्बे और बाकी और सेक्टर्स से भी कनेक्ट किया जाएगा। हिंडन एयरपोर्ट से पहले सिर्फ भटिंडा, लुधियाना, किशनगढ़, नांदेड़ और आदमपुर के लिए उड़ानें संचालित थी। अब 22 मार्च से चेन्नई और जम्मू के लिए भी सीधी उड़ानें शुरू की जाएगी। एयर इंडिया ने इन 5 नए शहरों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है। आने वाले समय में लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस, मुंबई और पुणे के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। हिंडन एयरपोर्ट अब प्रमुख शहरों से जुड़ रहा है, जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। नई उड़ानों के शुरू होने से व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आने वाले महीनों में और नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जिससे गाजियाबाद को एक प्रमुख हवाई केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर मैनपुरी से, जब महाकुंभ पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। पूरी दुनिया से सनातन को मनाने वाले को बधाई दी, कुंभ में आकर डुबकी लगाने वालों को शुभकामनाएं, अलग अलग विभागों का धन्यवाद किया उन्होंने। तो मैनपुरी महाकुंभ पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है। पूरी दुनिया में सनातन को मानने वालों को बधाई, कुंभ में आकर डुबकी लगाने वालों को शुभकामनाएं उन्होंने दी और अलग अलग विभागों का धन्यवाद उन्होंने किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रकृति की कही जाती है कि प्रकृति का प्रकोप, दुखद घटना पर हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से जो भी उसमें फंसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उत्तराखंड की सरकार को पूरा सहयोग भारत सरकार से भी मिल रहा है। हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उत्तराखंड के सीएम से लगातार संपर्क में है। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो सब सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। और अब खबर मेरठ से, जहां केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर उन्होंने बयान दिया है। एनएसडीसीसी ने विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण समझौता किया, अंग्रेजी, जर्मन और जापानी भाषा की भी सुविधा मिलेगी, ये उन्होंने कहा। तो देखिए, मेरठ में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि एनएसडीसीसी ने विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण समझौता किया है, अंग्रेजी, जर्मन और जापानी भाषा का भी सुविधा मिलेगी। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो पूरे देश में स्टेट यूनिवर्सिटीज में हाई परफॉर्मिंग NAC++ रैंक की विश्वविद्यालय, रिसर्च करते हैं, यहाँ के बच्चे पेटेंट करते हैं और कई कोर्सेज यहाँ ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं। आज इन बच्चों को एक बड़ी सुविधा मिली है, एनएसडीसी ने और इस सुविधा किया है। अब आईआईटी और आईआईएम और एनआईटी के कोर्सेज भी जो माइक्रो कोर्सेज हैं वो आप मेजर कर रहे हैं तो सीसीएस की डिग्री कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो कोर्स आप आईआईटी के कर सकते हैं और ये इनका ड्यूरेशन 2 महीने से लेकर कई कोर्स। साथ साथ एनएसडीसी ने लैंग्वेजेस, जर्मन, जापानीज, वो सुविधा भी यहाँ बच्चों को मिलेगी। आगे जाके इम्तिहान भी यहीं का देंगे और विश्व में जाके जो अपना डंका बजाएंगे। और देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड के नियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित होंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। बिहार में 156 सीटों का इंतजार है। हम संगठन के साथ मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड के नियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित होंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा। बिहार में 156 सीटों का इंतजार है और हम संगठन के साथ मिलकर 29 सीटें चुनाव लड़ेंगे। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, वक्फ बोर्ड के नियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित होंगे। आप भी सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। और देखिए, संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची। अब तक 80 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। कई संदिग्धों की पहचान जारी है। रामजन्म और होली को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी पर आप एक रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग की टीम दूसरे दिन की सुनवाई के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची। टीम ने हिंसा से जुड़ी घटनाओं की समीक्षा की और स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं रमजान और होली के त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसीपी कृष्णन कुमार बिश्नोई ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 कंपनियां पीएसी तैनात की गई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, बाजार खुले हैं और लोग सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी। उसके बाद में अभी तक 7 कंपनी पीएसी है, वो
पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई है और उन सभी को डे एंड नाइट डिप्लॉय किया गया है और किसी प्रकार की शांति व्यवस्था में किसी कोई अड़चन नहीं है, कोई खलल नहीं डाल रहा है और जो नॉर्मल जनजीवन है लोगों का वो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाजार खुले हैं, लोग अपने त्योहार हैं अच्छे से शांति से मना रहे हैं। आने वाले त्योहार होली की तैयारी चल रही है और रमजान का महीना भी आने वाला है, उसमें भी सभी लोग हैं। उन सभी लोगों की जो जो गुजारिश है उन सबको अकोमोडेट पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जितने भी त्योहार हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेंगे। पुलिस ने अब तक संबल हिंसा के आरोप में 80 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कई संदिग्धों की पहचान की जा रही है, जिनके पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। जिन लोगों पर संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होनी है उनकी सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही कानूनी कदम उठाए जाएंगे। संबल हिंसा मामले में न्यायिक जांच जारी है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रमजान और होली के त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है, जिससे जिले में अमन चैन कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, योगी सरकार एक अनोखी पहल कर रही है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में जो लोग स्नान करने नहीं आ पाए हैं उनके लिए संगम का जल भिजवाया जाएगा। सरकार प्रदेश के 75 जिलों में त्रिवेणी संगम का जल पहुंचाएगी। सभी 75 जिलों से आए फायर टेंडर के जरिए संगम का जल भिजवाया जाएगा। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। ऐतिहासिक महाकुंभ का समापन हो गया, जिसमें 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि कई लोग किसी कारणवश कुंभ में शामिल नहीं हो सके। ऐसे श्रद्धालुओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक अनूठी पहल की है। योगी सरकार के निर्देशानुसार अग्निशमन और आपात सेवा विभाग के फायर जो महाकुंभ में ड्यूटी के लिए आए थे, अब संगम का पवित्र जल लेकर अपने अपने रहे हैं। इस जल को प्रदेश के 75 जिलों में पहुंचाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु अपने घरों में ही स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकें। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा ने कहा कि सीएम योगी चाहते थे कि त्रिवेणी का पानी सभी 75 जिलों तक पहुंचे। शुक्रवार से सभी फायर टेंडर अपने अपने जिलों के लिए रवाना होने लगे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हमारे जो यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो त्रिवेणी का जो है वो पहुंचे और जो लोग वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो भी प्राप्त करके पुण्य के भागीदार बने। तो उसके लिए जो हमारे फायर टेंडर्स हैं उनके जरिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारा त्रिवेणी का जल है वो पहुंचाने के लिए एडीजी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। एडीजी पद्मजा चौहान मैम द्वारा जो है एक वीसीबी की जा रही है कि ताकि वो जाकर के डिस्ट्रीब्यूट भी वहां पर हो जाए और जो हमारे 75 जनपद हैं उनके अंदर ये जल पहुंचे। महाकुंभ 2025 में ऐतिहासिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन जो लोग किसी वजह से कुंभ में स्नान नहीं कर सके उनके लिए सरकार ने संगम जल घर घर पहुंचाने की पहल की है। ये योजना श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देने का प्रयास है, जिससे पूरे प्रदेश में धार्मिक भावना को और बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब खबर प्रयागराज से, जहां माफिया अतीक अहमद के कार्यालय में आग लगी है। धुआं उठते देख लोगों की भीड़ जुटी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो देखिए, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कार्यालय में आग लगी है। धुआं उठता देख लोगों की भीड़ वहां पर जुटने लगी और सूचना पर फिर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो देखिए, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कार्यालय में भीषण आग लगी। धुआं उठने के बाद लोगों की भीड़ वहां जुटने लगी और फिर सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिस जगह आग लगी वहां पर किस तरह से लोगों की भीड़ जुटी हुई और आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। तकिया ऑफिस में ये सेकंड मंजिल पे आग लगी थी और इसमें कई खराब कपड़े वगैरह, पन्नी वगैरह पड़े हैं और हमको लगता है कि कोई किसी वजह से लगी होगी। अब इसकी जांच की जा रही है। किसका ये ऑफिस था? ये मृतक अतीक का ऑफिस था। ये यहीं पे अपना वो कार्य करते थे, तो ये सेकंड मंजिल पे ही लगी है। अब इस कारणों की जांच की जा रही है, क्योंकि कई कपड़े वगैरह, कई फालतू की चीजें काफी पड़ी हुई हैं, तो
कहीं भी कोई भी चिंगारी जाएगी तो लग सकती है। और देखिए, सपा विधायक जाहिद जमाल को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा सत्र में शामिल होने की याचिका खारिज हो गई है। भदोही एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की है याचिका। विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद विधायक ने एमपी एमएलए कोर्ट में ये याचिका डाली थी। तो देखिए, सपा विधायक जाहिद जमाल को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा सत्र में शामिल होने की याचिका उनकी खारिज हो गई है। बताते चले कि भदोही एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है, जहां विधानसभा सत्र में शामिल होने की उन्होंने अनुमति मांगी थी। विधायक ने बता दी कि एमपी एमएलए कोर्ट में इस याचिका को टाला था। तो देखिए, सपा विधायक जाहिद जमाल को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा सत्र में शामिल होने से उनकी जो याचिका है वो खारिज हो गई है। शासन से विधानसभा सत्र में जाहिद बेग को उपस्थित होने की अपेक्षा की गई थी, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने पत्र भेजा था और साथ में माननीय राज्यपाल जी का और विधानसभा सचिवालय से भी पत्र था, जो जेल में आया वहां से और जेल के माध्यम से न्यायालय में आया। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष इस बात का आवेदन किया कि चूंकि शासन की मंशा है और क्षेत्र की जनता के विकास और समस्याओं की चर्चा के लिए मुझे सदन में जाना चाहिए, चूंकि मैं माननीय न्यायालय के न्यायिक अभिरक्षा में हूँ, इसलिए मुझे अनुमति प्रदान किया जाए। और पक्षों को के बाद हमारे माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय ने प्रार्थना पत्र में बल नहीं पाया और उसे निरस्त। और खबर अब अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि मंदिर के दौरे पर साध्वी ऋतंबरा रामलला का दर्शन कर भावुक हुई। रामलला ने मुस्कुरा कर दर्शन दिया। 500 साल बाद ये सौभाग्य मिल रहा है। अद्भुत, रामलला के मुखारविंद पर होली का रंग लगा हुआ था, ऋतंबरा साध्वी ने कहा। तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दौरे पर साध्वी ऋतंबरा रामलला का दर्शन कर भावुक हुई। रामलला ने मुस्कुरा कर दर्शन दिए। 500 साल बाद ये सौभाग्य मिल रहा है। अद्भुत, रामलला के मुखारविंद पर होली का रंग लगा हुआ था, ये ऋतंबरा साध्वी ने कहा। रामलला जी के मुखारविंद पे होली का रंग लगा हुआ था। मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये राम जी के मुखारविंद पे गालों पे ये रंग कैसा है, तो उन्होंने कहा कि अब होली प्रारंभ हो गई है ना, तो रामलला के गालों पे होली का रंग लगाया है। तो हमको भी उस होली के रंग का प्रसाद मिल गया और हमने फिर रामलला के सामने गुनगुनाया। चलिए, फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।